गुड इवनिंग। पिछले क्लास में सिविक्स में हमने लेसन 2 का लोकतंत्र के तर्क में देखा था लोकतंत्र ही क्यों। उसमें हमने देखा था लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क था उसके बारे में हमने चर्चा किया था। उसके बाद का जो टॉपिक है हम लोग का आज का न्यू टॉपिक लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। हमने पिछले क्लास में लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क थे हमने वो देखा था। आज हम लोग देखेंगे लोकतंत्र के पक्ष में क्या क्या तर्क आते हैं। चीन में 1959 से 1961 के दौरान 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का एक अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। चीन में जो अकाल पड़ा था 1961 के दौरान वो भयावह एक अकाल के तौर पर देखा जाता था अभी तक। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे थे। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख के कारण मर गए थे। इन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। इन दिनों में भारत की आर्थिक जो स्थिति थी चीन से बहुत अच्छी नहीं कहलाती थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं है। फिर भी जब उनकी स्थिति से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं था हम लोग का भारत का स्थिति, फिर भी चीन की तरह हमारे भारत में भूखमरी का ऐसा स्थिति नहीं उत्पन्न हुआ था। शास्त्रियों का मानना है कि ऐसे दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। ऐसे दोनों के सरकारी नीतियों का जो अंतर है उसके कारण यह हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से कम किया है, जिस तरह से काम किया है, वैसे करने की जरूरत चीन सरकार में महसूस नहीं की। मतलब जो भारत में जो सरकार ने जो खाने के लिए मतलब जो अनाज के लिए जो खाद्य के लिए जो शारीरिक काम किए थे और जो तरीके थे उनका जो प्रणाली था उनके द्वारा जब हम देखते हैं तब चीन को भी इस प्रणाली को अपनाना चाहिए था, लेकिन चीन ने ऐसा इसको कोई जरूरी नहीं समझा था। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। अब इसके कारण हम यह भी देखते हैं कि अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी एक बड़ा अकाल के रूप में ऐसा स्थिति नहीं हुआ, भूखमरी नहीं आई है। अगर चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते। अब चीन में भी इन सभी प्रणाली के चीज होते हैं, इन सभी चीजों की प्रणाली होती और इन सभी क्रियाएं यहाँ पे चीन में भी होते हैं। विपक्षी दल होते हैं और सरकार की आलोचना कर सकने के लिए लोग वाली स्वतंत्र मीडिया भी होती हुई तो ऐसी भूखमरी वहाँ पे चीन में नहीं हो पाता। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बनाने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। यह उदाहरण क्या करता है, लोकतंत्र को स्पष्ट शासन मतलब लोकतंत्र को अच्छा शासन के रूप में दर्शाने के लिए यह एक उदाहरण को पेश किया जाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतंत्र शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। यहाँ पे बोला गया है लोकतंत्र की जो शासन प्रणाली है किसी भी अन्य शासन प्रणाली से वो बेहतर कहलाती है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरत पर ध्यान दे भी सकते हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है कि लोगों की जरूरत पर ध्यान नहीं भी दे सकते हैं, ध्यान दे भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब दोनों कार्य करते हैं। जो गैर लोकतांत्रिक होते हैं वो क्या करते हैं, कभी लोगों पर ध्यान देते हैं, कभी अपने मनमर्जी से काम करते हैं और लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं। और यह सब सरकार चलाने वाले की मर्जी पर निर्भर करेगा। तो सरकार चलाने वाला जो उनका जो मन है, उनका जो मर्जी है, उन पर वो ये सब निर्भर करता है कि हम लोगों पर कितना ध्यान देते हैं, लोगों पर ध्यान देते भी हैं कि नहीं देते हैं। वो सब ये सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर होता है। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो सरकार को जो जरूरत नहीं लगती वो लोगों की इच्छा के अनुरूप उनको पूरी नहीं किया जा सकता। मतलब जो लोगों की जरूरत होती है, जो लोगों की इच्छा होती है
उनके अनुरूप वो शासक उसे पूरा नहीं करते हैं। जब शासक उसे मतलब अच्छा ना समझे या उन्हें उन चीजों को ना समझे तो उन्हें वो पूरा नहीं करते हैं। पर लोकतंत्र में यह जरूरी नहीं है कि शासक करने वाले आम लोगों की जरूरत पर तत्काल ध्यान दे। मतलब लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है कि आम लोग जो जिनकी जरूरत होती है वो उन पर तत्काल ध्यान दे, मतलब कभी कभी जब ध्यान देते हैं ऐसा नहीं करते, वो हमेशा ध्यान देते हैं। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का सबसे जवाबदेह वाला स्वरूप है। यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है कि इसे ध्यान में रखिएगा कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है और क्योंकि यह शासन का सबसे जवाबदेह वाला स्वरूप कहलाता है। यहाँ पे मैंने जो डिफिनेशन के रूप में जो मैंने यहाँ पे पढ़ा उसका एक निचोड़ के टॉप में उसका जरूरतों के तौर पर यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में यहाँ पे बताया है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा और इसे अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतंत्र सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। गैर लोकतांत्रिक सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार के बेहतर फैसला करने के अन्य कारण भी है। लोकतांत्रिक सरकार से बेहतर फैसला करने के अन्य कारण भी कहलाते हैं। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतंत्र का व्यापक आधार व्यापक चर्चा बहसें भी कहलाती हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं। लोकतांत्रिक फैसले में क्या होता है कि हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं। चर्चा करके फैसले होती है, चर्चा करके भी इनकी फैसले पूरी होती है। बैठकें होती है, इनकी बैठकें भी की जाती है। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की चर्चा लगी हो तो एक ही मसले पर अनेक लोगों की चर्चा लगी हो तो उसमें गलती की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। उनमें गलती की गुंजाइश बहुत कम से कम होती है। इसमें कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है लेकिन महत्वपूर्ण फैसले पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी एक फैसले पर जब सब कोई मिलकर उन पर चर्चा करते हैं, उन पे बहसें चलती हैं, उनकी बैठकें होती है, उनके कारण क्या होता है कि उस चर्चा के रूप में जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ सामने लाने चाहते हैं सरकार के द्वारा, तो उनमें जो गलतियां होती है, उनकी जो कमियां होती है, वो सब कोई बहस में और बैठकों के रूप में उसे हटा दिया जाता है। क्योंकि उनका जो निर्माण होता है, जो समस्या बोल रहे हैं ये, मतलब जो नियम होती है उनका जो निर्माण किया जाता है, उनका बहुत सारे लोगों से चर्चा किए जाने के बाद उनको प्रस्तुत किया जाता है लोगों के सामने, नागरिकों के सामने। इसके कारण क्या होता है कि उनमें जो कमी होती है, उनमें जो कारण जो कमी के रूप में जो पाया जाता है, जो बहसें के रूप में उनके द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, बहस के कारण उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। और जो बैठकें होती है उनके द्वारा उनमें जो कमी होती है उनमें से कमी को समाप्त कर दिया जाता है। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की चर्चा लगी हो तो उसमें गलतियों का गुंजाइश कम ही हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक ही चर्चा पर ज्यादा से ज्यादा हम लोग बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे और उसे ज्यादा तौर पर हम समझेंगे, तो उससे क्या होगा, उसमें हम गलती कभी नहीं कर सकते हैं। अगर यही चीज आप लोग मैथ में देखते हैं, अगर आप लोग सर को समझाते हैं, मतलब सर आप लोग को समझाते हैं, तो क्या होता है कि एक मैथ को हम लोग सर आप लोग को एक बार नहीं समझाते, आप लोग को 10 बार 20 बार कम से कम 25 बार आप लोग को समझाया जाता है, आप लोग को बनाने को दिया जाता है। उससे क्या होता है कि उसमें आप लोग को गलती का गुंजाइश बहुत ही कम हो जाता है। इसी बात पे बोला गया है, यहाँ पे भी वही चीज बोला गया है। इसमें कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है लेकिन महत्वपूर्ण फैसले पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी है। मतलब इसमें ज्यादा समय लगता है लेकिन इसमें क्या होता है कि ज्यादा समय होने के बाद इस पे चर्चा अच्छी तरीके से करने के बाद जो इनका जो कार्य होता है इनको अच्छी तरीके से पेश किया जा सकता है और इन पर लाभ भी पाया जा सकता है। इससे ज्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। इसमें ज्यादा उग्र और जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इस प्रकार क्या होता है कि यहाँ पे भी एक टॉपिक बोला गया है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ता है। मतलब इस पे बेहतर निर्णय लेने की संभावना लोकतंत्र में इस कारण बढ़ जाता है।
इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। इसे भी आप लोग टिक कर लीजिएगा। बोला है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। उनका जो टकराव है, उनको जो संभालने का जो तरीका होता है, उनको लोकतंत्र हमें उपलब्ध करता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों पर अंतर होगा ही, कि समाज में लोगों के हितों और विचारों पर हम तो अंतर देखेंगे ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह के अंतर और भी ज्यादा होता है। इस तरह का अंतर और भी हम ज्यादा देखते हैं। अगर अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक समानताएं अलग अलग है और जातियां भी जुदा जुदा है। यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारे इलाकों में, अलग अलग इलाकों में बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं, बहुत सारे उनके अलग अलग भाषाएं हैं, उनके अलग अलग धर्म है, उनके अलग अलग नीति है और उनकी अलग अलग जाति भी कहलाती है। दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। दुनिया को हम क्या देखते हैं, इन्हीं सभी अलग अलग दृष्टिकोण से हम इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे जाति के, बहुत सारे धर्म के, बहुत सारे जो ये क्या बोलते हैं समूह के लोग यहाँ पे भारत में रहते हैं। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद के टकराव भी होती है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की नापसंद के कारण टकराव भी होती है। ऐसे टकराव को कैसे संभालेंगे, और जो ऐसा जो टकराव उत्पन्न होता है लोगों के समूहों के बीच में, इसे हम कैसे संभाल पाएंगे। जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरों को दबा सकेगा और कमजोर समूह को इसे मानना होगा। और जो दो ताकतों के मतलब दो समूहों के बीच में जो झगड़ा होगा, उनमें देखा जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। उनको जो सबसे ज्यादा ताकतवर कहलाता है वो दूसरे समूह को दबाने का कोशिश करता है, उसे धमकाता है, उसे दबाने का कोशिश करता है। और दूसरा जो समूह होता है जो कमजोर होता है उसे मानना ही पड़ता है, उसके अलावा उसके पास और कोई चॉइस नहीं होता है। लेकिन इससे नाराजगी और संतोष भी पैदा होती है। इससे क्या होता है कि नाराजगी और असंतोष भी पैदा होती है। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विभिन्न समूह एक साथ हमेशा नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हम किसी पे क्या बोलते हैं, किसी पे हम लोग जुर्म ढालेंगे तो वो हमारे साथ ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ये आप लोग खुद जानते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र क्या करता है, इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता है। इसमें इनके पद का चेंज होते रहता है। कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता, और कोई भी स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। अगर कोई पद है, कोई एक जन कोई पद पे है, उसे हम आज भी देख सकते हैं, या कल वो हट सकता है, या कल दूसरा कोई आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि कल जो आज था वो कल हट गया तो परसों वो नहीं आ सकता, परसों उससे दोबारा हम ला सकते हैं। इसीलिए ऐसा उदाहरण के तौर पर हम इसे कर सकते हैं। जो 100 विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। 100 विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण से रह सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से। भारत की तरह विविधता वाले देश की लोकतंत्र ही एकजुट बनाई हुई है। भारत की तरह जो विविधता वाले जो देश है को लोकतंत्र ही एकजुट बनाया हुआ है। को लोकतंत्र ही क्या करता है, उसे एकजुट बनाए रखता है। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये 3 तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करता है। बेहतर सरकार और सामाजिक हिसाब से प्रभाव के हिसाब से ये जो 3 तर्क है, यहाँ पे जो मैंने 3 तर्क मैंने जो अंडरलाइन करवाया था, इन 3 तर्कों के हिसाब से इसे काफी मजबूत बनाता है लोकतंत्र को। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। इससे जो सबसे मजबूत जो तर्क है, इसके कामकाज के तौर पर इसे हम नहीं जोड़ते हैं। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का, यह तर्क क्या है, लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का कहलाता है।
और इसे हम इसके लोकतंत्र के कामकाज के लिए हम इसे नहीं जोड़ते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। लोकतंत्र में जो लोगों की जो हैसियत होती है और जो उनकी जो इज्जत दी जाती है लोकतंत्र में लोगों को, वो कोई और वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती और किसी व्यवस्था में इसे ऐसा नहीं होता है। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। अगर ऐसा कोई फैसला इस यहाँ लोकतंत्र में ना भी हो तो फिर भी यह दूसरों से बेहतर ही कहलाता है। लोकतंत्र नागरिकों का सामना बढ़ाता है। लोकतंत्र क्या करता है? नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। ये इस चीज को भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। पांचवा मतलब चौथा तर्क क्या है? लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र क्या है? राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित कहलाता है। यहाँ सभी गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। यहाँ पे सभी लोगों को एक समान दर्जा दिया जाता है। लोग किसी शासक की प्रजा से होकर खुद अपने शासक नहीं है। लोग किसी प्रजा से होकर खुद अपने शासक नहीं कहलाते। शासक है, अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। ये जो गलतियां करते हैं इसके लिए खुद ही जवाबदेह कहलाते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसका जो आखिरी तर्क है, चौथा पांचवा जो तर्क हम लोग देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलतियां ठीक करने के अवसर भी मिलते हैं। इसे भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये जो पांचवा तर्क है ये बहुत महत्वपूर्ण तौर पर कहलाती है। चौथा और पांचवा तर्क बहुत अहम कहलाती है। पांचवा तर्क क्या बोलता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलतियां ठीक करने की अवसर भी मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं होती है। लोकतंत्र में गलती कहलाती है, गलती भी होती है। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। कोई भी किस्म का सरकार इस बात का गारंटी नहीं दे सकता कि इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलती की ज्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता है। इनके गलतियों को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता है। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा भी गुंजाइश लोकतंत्र में ही है। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा भी किया जाता है, सार्वजनिक बैठक भी किया जाता है और ये ऐसा सिर्फ लोकतंत्र में ही किया जाता है। इसमें सुधार और फिर इसमें सुधार करने की गुंजाइश भी, और इसमें फिर क्या होता है कि चर्चा होने के बाद इसमें सुधार करने की भी इनमें लोकतंत्र में ही गुंजाइश के तौर पर कहलाता है और लोकतंत्र में ही ऐसा होता है। इसका मतलब यह कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। और ऐसा इस तौर पर किया जाता है कि शासक समूह अपना फैसला बदले या तो शासक समूह को ही हम इसे बदल दे। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं होता है। चलिए अब इस चर्चा को समेटे। लोकतंत्र हमें सब चीज नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्या का समाधान है। लोकतंत्र जो है यह हमें सारी चीजें नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान कहलाता है। लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जितना अनुभव है यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। यह क्या करता है कि जो भी फैसले लेता है उसका अच्छे ढंग से पूरा करता है और इनका जो फैसला लेने का जो अवसर होता है वो उपलब्ध कराता है अच्छे लाभ के रूप में। अगर लोगों को अभी तक जब तक लाभ नहीं होगा तब तक लोग उन्हें अच्छा नहीं समझेंगे। इसलिए जो फैसले लेकर जब उन्हें अवगत करवाया जाता है तो उनको लाभ के रूप में करवाया जाता है। इससे यह अच्छा फैसला के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें एक अवसर उपलब्ध कराया जाता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान
किए जाने की ज्यादा संभावना है, लोगों की इच्छाओं का जो सम्मान किए जाने की ज्यादा संभावना होती है इसमें, और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं, और अलग अलग ढंग के लोग ज्यादा ढंग से बेहतर ढंग से एक साथ रह सकते हैं। अगर यह इसमें से कुछ काम करने में असफल रहता है, तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है। अगर जो भी तर्क दिए गए हैं उन तर्कों के खिलाफ अगर जब ये पूरा नहीं कर पाता है, इनके जब वो खिलाफ हो जाता है, जब वो गलतियां करता है सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, तब इसे इस गलतियों को सुधार करने की भी अनुमति दी जाती है और उनके अवसर भी रहते हैं गलतियों को सुधार करने का। गलतियां सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज्यादा सम्मान मिलता है, और इसमें सभी नागरिकों को क्या होता है कि ज्यादा सम्मान भी मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है, इसीलिए लोकतंत्र क्या कहते हैं, इसे सबसे अच्छा शासन भी माना जाता है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है 2.4 लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। इसीलिए आज के लिए यहाँ तक ही समाप्त किया जाता है, और इस लेसन को हम लोग 2.4 जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा, हर बार आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग को रीड करना है, और जो रीड करने का जो नियम है उसी के अनुसार आप लोग को इसको रीड करना है। ठीक है, इसीलिए आप लोग को बोल दिया गया है कि पहले आप लोग को क्लास होने से पहले आप लोग को रीड करना है, उसके बाद अगर जब क्लास हो गया है उसके बाद आप लोग को रीड करना है। मतलब क्लास जिस समय होता है उस समय रीड। तीसरा स्टेप क्या हुआ कि जब क्लास हो गया उसके बाद आप लोग को सिंगल आप लोग को फिर से रीड करना जरूरी है। इससे क्या होता है कि जो मैंने पढ़ाया एक बार में, जब अगर आप लोग पहले पढ़ के आए होंगे उसमें आप लोग को हल्का सा 20% आप लोग को प्रॉफिट अनुसार आप लोग को समझ में आएगा। अगर जब आप लोग वीडियो देखते समय आप लोग पढ़ेंगे तो 40% और आप लोग को समझ में आएगा। उसके बाद जब आप लोग अपने अकेले जब आप लोग खुद से पढ़ेंगे, जब 2 बार पढ़ने के बाद जब तीसरा बार पढ़ेंगे तब आप लोग को क्लियर 30% आप लोग को समझ में आ जाएगा। 30% क्यों, 10% क्यों नहीं? और 10% क्या आप लोग का जाता है कि आप लोग का क्वेश्चन आंसर प्लस होता है। अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे कंप्लीट, आप लोग का 10 और 20% क्वेश्चन आंसर्स के लिए जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग को 100% लेसन आप लोग को क्लियर के रूप में कहला जाएगा। इसीलिए आप लोग को बोला जाता है कि आप लोग बस खाली आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि घर में ही ज्यादा समय व्यतीत करें और पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दें। थैंक यू।